अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मुल्क में एक अफरा तफरी तो नजर आती है। एक तरफ अवाम है जो बिजली और गुज़िश्ता रात पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो होशरुबा इजाफा किया गया है उस पर सरापा एहतजाज तो है ही, लेकिन परेशान हैं। यानी किस तरह से वो अपनी जिंदगी को अब बसर कर सकते हैं इस महंगाई के दौर में। दूसरी जानिब जो सियासी अफरा तफरी हमें इस तरह से नजर आती है कि जो पकड़ धकड़ हो रही है, खुसूसन आज जो हमने देखा कि साबिक सीएम पंजाब और तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और इस्लामाबाद पुलिस ने किया उन्हें गिरफ्तार, बावजूद इसके कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक सख्त फैसला दिया था, उससे निगरान सेटअप पर इस वक्त कई सवालात उठ रहे हैं और निगरान सेटअप तनकीद का निशाना भी है आज। और इसके अलावा गुज़िश्ता रात आपने ये भी देखा कि वजीर आजम जो निगरान वजीर आजम हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने बिजली के बिलों के हवाले से सहाफ़ियों से जब मुलाकात की तो ना सिर्फ इस पे बल्कि कई उन्होंने सवालात के जवाब भी दिए और कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर एक पॉलिसी बयान भी दिया है। अब आज हमने इसीलिए दावत दी है इंटरिम फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को, जिनसे हम बात करेंगे उन तमाम पर जो तनकीद है इस वक्त निगरान सेटअप पर, उस पर भी, और जो किस किस्म की रिलीफ एक्सपेक्ट करती है अवाम, उस पर क्या खातिर खा इस वक्त काम हो रहा है और क्या एक्सपेक्ट किया जाए। सवाल यही है कि क्या इस निगरान सेटअप से इलेक्शन के इनेकाद तक सख्त माशी और सियासी फैसले कराए जाएंगे। लेट्स वेलकम मुर्तजा सोलंकी साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सोलंकी साहब, कल काफ़ी कुछ हुआ और काफ़ी तनकीद भी हुई, लेकिन आज जो रीसेंट है पहले मैं उससे आगाज़ करना चाहूँगी। ये बताइएगा कि लाहौर हाई कोर्ट एक सख्त फैसला ऑर्डर जारी करता है जिसमें वो कहता है कि चौधरी परवेज इलाही को बाकायदा पुलिस से कहता है उनको घर तक छोड़कर आएँ, और साथ में ये भी कहा जाता है कि किसी भी MPO 3 के तहत कोई भी एजेंसी, कोई भी महकमा उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता। और सडनली हम देखते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस आती है और उसी 3 MPO के तहत उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों और किसके कहने पर किया गया है? बहुत शुक्रिया। एक जिम्मेदार हुकूमत होने के नाते से हम सब लोगों पर वाजिब है कि हम अदलिया का भी एहतराम करें और जो कानून का जो प्रोसेस है उसका भी एहतराम करें। अभी आपने फरमाया कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया है कि जी इनको किसी और केस में या उनको गिरफ्तार न किया जाए। राइट। लेकिन आपने खुद ही ये खबर भी दे दी कि इस्लामाबाद की जो लॉ इन्फोर्समेंट है उन्होंने उनको MPO के तहत नज़रबंद किया है। तो ये मामला उन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के एहलकारों और अदालत और जिनको हिरासत में लिया गया है उनके दरमियान है। अगर आपके पास इस तरह की कोई मालूमात हो कि निगरान वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म या वज़ीर इत्तलाआत के हुक्म या दबाव पर इस तरह का कोई अमल हुआ है तो मैं यकीनन इस पर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास इस तरह की कोई मालूमात मौजूद नहीं है। ठीक है मुर्तजा सोलंकी साहब, निगरान सेटअप ने नहीं किया, जैसे आपने कहा कि कोई मालूमात नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली इस्लामाबाद की जो पुलिस है, जो IG इस्लामाबाद है, वो वजारत दाखिला में ही आएंगे, वफाकी वजारत दाखिला में। और सवाल तो आप ही लोगों से होगा कि अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने ही जो अभी सहाफ़ी को इसी MPO के तहत स्वात के अंदर जब उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, आपने उस पर मजम्मत भी की और उसके बाद बाकायदा आपने अपना किरदार अदा किया, जिसके बाद उनकी रिहाई जो है वो अमल में आई है। आपने वजह फरमाया कि निगरान हुकूमत से सवाल होंगे। आप भी सवाल कर रही हैं, लोग भी सवाल करते हैं और हम कोशिश करते हैं जवाब देने की, और मैं आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ जो सवाल आपने किया है। बात यह है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो जो मुल्क के जो कवानीन हैं, जो FIRs दाखिल होती हैं, जो ख़तरात होते हैं उसके तहत काम करती है। अब अगर किसी ज़िलाई इंतज़ामिया ने या पुलिस के किसी एहलकार ने जो कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए उनको MPO के तहत नज़रबंद किया है, तो इस मुल्क में अदालतें भी आज़ाद हैं, जिस एक अदालत का आपने हवाला भी दिया, और मीडिया भी आज़ाद है। तभी आप मुझसे सवाल भी कर रहे हैं और मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस सहाफ़ी के हवाले से कल एक वाक़या हुआ, तो मुझे एक जिम्मेदार वज़ीर इत्तलाआत की हैसियत से
ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उसका नोटिस लूँ, क्योंकि वज़ीर इत्तलाआत की जिम्मेदारियों में ये चीज़ शामिल है। हालांकि वफाकी सरकार और उसके किसी इदारे ने उनको गिरफ्तार नहीं किया था। ये जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो एक सूबाई सब्जेक्ट है, और मैंने एक जिम्मेदार वजीर होने की नाते से ये मालूम करने की कोशिश की कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है। ठीक। और सूबाई हुकूमत है उनसे रब्ता भी किया। ये अच्छी बात है कि जो सूबाई इंतजामिया है उन्होंने मुनासिब समझा कि उनकी जो हिरासत है उसको ख़त्म किया जाए, तो आपने भी उसको खुशामदीद कहा और मैंने भी कहा। लेकिन अभी भी ये जो सवाल है ये आप ही लोगों से बनेगा, क्योंकि जाहिर है कि MPO3 ये बिल्कुल उसी तरह से एक लगता है जैसे ये निगरान सेटअप वही मिमिक कर रहा है जो कि गुज़िश्ता सियासी हुकूमत ने किया, और फिर आप लोगों पर ये सवाल उठेंगे कि आप ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है कि ये आप तो कई बार ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि आपका एक मुख्तसर वक्त है जिसमें आपने आकर आइन और कानून के तहत जो निगरान सेटअप का पूरा फंक्शन होता है वो अदा करके और फिर चले जाएंगे। ये जो इजाफी चीजें हो रही हैं तो सवाल तो सर बनेंगे कि आया आप भी किसी प्रेशर में तो नहीं? देखिए जी, सवाल करने की इस मुल्क के अंदर आज़ादी है, इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ, और इसी वजह से आप ये मुझसे सवाल कर रही हैं और आपको सवाल करने का पूरा हक है। लोगों को इजहार राय की आज़ादी है और उनका ये हक है कि निगरान हुकूमत के बारे में मुस्बत या मनफी तासुर कायम करें, और ये हक हम किसी से छीन नहीं सकते। तो आप अपने इजहार राय का बिल्कुल इजहार करें, और उसको पूरी तरह से जो तज्जियाकार हैं उनका भी हक है, लेकिन हमारा भी एक हक है, और वो हक ये है कि जिस चीज़ को हम दुरुस्त समझते हैं वो बिला खौफ व खतर आपके सामने रखें। तो मैंने अपना जो मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखा है। ठीक है मुर्तज़ा सोलंकी साहब, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता रात जो पॉलिसी बयान में कहूँगी बड़ी तफसील से वज़ीर आज़म जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उन्होंने बिजली के हवाले से डिस्कस किया, बताया कि कहाँ कहाँ इजलास हुए, क्या क्या गलतियाँ हैं, कैसे क्या कुछ किया जा सकता है। उसी में उन्होंने ये भी कहा कि बिल देने होंगे, लेकिन साथ ही 48 घंटे भी कहा कि उसके बाद कुछ ना कुछ बेहतर होगा। वो हम जानना चाहते हैं कि एज वी स्पीक नाउ इज देयर सम काइंड ऑफ एन अपडेट ऑन इट? क्या कोई किस्तवार किया जाएगा, बेस टैरिफ वापस लिया जाएगा, टैक्सेस वापस लिए जाएंगे, किस्तवार बिल को अदा करने की बात हो रही है, क्या हो रहा है? देखें, जो 48 घंटे की बात वज़ीर आज़म साहब ने की थी वो अभी मुकम्मल नहीं हुए, और मेरी मालूमात अब तक ये है कि उस पर तमाम कोशिशें जारी हैं, और मुझे इसकी आज़ादी नहीं है कि उसकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूं। वो तफसीलात फैसलों की शक्ल में आपके सामने आएंगी। वो फैसले अच्छे होंगे, बुरे होंगे, लोगों को पसंद आएंगे, नहीं पसंद आएंगे, वो जब ऐलान होगा तो हम उस पर बात करेंगे। ओके, ठीक है, लेट्स नॉट गो देयर जहां आप अभी नहीं डिस्क्लोज कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं और जो कही जाती हैं। जैसे आप लोगों ने कहा कि माशी चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, सबको पता है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, वी ऑल नो दैट, लेकिन बाज़ लोग ये कहते हैं कि केयर टेकर सेटअप वो सख्त फैसले कर सकता है जिससे कम अज़ कम अगर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता लेकिन थोड़ा बहुत असर ज़रूर पड़ेगा, जिनमें बात की जा रही है पेट्रोल राशनिंग की, ताकि आपका ऑयल इंपोर्ट बिल किसी तरह से कम हो सके, डे लाइट यूजेज की जा सकती है, हमारी जो मार्केट्स हैं वो कभी भी नहीं सुबह खुलती वो की जा सकती है। तो क्या ऐसे कोई सख्त फैसले लेने के हवाले से कहीं आप लोगों में कोई गुफ्तगू है इसकी? देखें जी, जहाँ तक सख्त फैसलों की बात है तो हम वो तमाम फैसले करने के मजाज हैं जिन्हें करने के लिए आइन और कानून और हमारी जो महदूद मुद्दत है वो जिसकी इजाज़त देता है, वो हम ज़रूर करेंगे। न मैंने इलेक्शन लड़ना है, न वज़ीर आज़म साहब ने, और न जो निगरान काबीना के अरकान हैं। तो हमें इसकी परवाह नहीं है कि वो फैसले मकबूल होंगे, गैर मकबूल होंगे, अवाम के कुछ उसे पसंद करेंगे, नापसंद करेंगे। आइन और कानून की रोशनी में जो हमें इजाज़त होगी मुल्क के बेहतर मफाद में वो फैसले हम करेंगे, और हम उन पर डट के खड़े हैं। यानी सख्त माशी फैसले कर सकते हैं और आप करेंगे जो कुछ भी आपको आइन इजाज़त देता है। इट इज़ इन द ऑफिंग। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। ओके, एक और तनकीद जो आप लोगों पे हुई जिसके हवाले से कल वजीर आज़म ने कहा भी, और वो था नादरा
कि जो चेयरमैन की तकर्रुरी के जो रूल्स में तरामीम की गई काबीना ने की, और जाहिर है कि पहले एक ऐड आ चुका था, वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट भी ये चैलेंज कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने ये तौजीह दी या तावील पेश की कि एक समबडी हु इज़ प्रोफेशनल उनको रखा जाएगा। तो मेरा आपसे सवाल है कि हाजिर सर्विस फ्रॉम द मिलिट्री, ठीक है, बिल्कुल प्रोफेशनल होंगे, लेकिन ये एक सिविलियन इदारा है। सिविलियन में क्या कोई प्रोफेशनल नहीं है या तरजीह नहीं दी गई? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है आप भी सिविलियन इदारों में फ़ौजी मुदाखलत के हमेशा खिलाफ रहे हैं, और आपने इब्तिदा में ही मुझे कह दिया ये मार्शल लॉ नहीं है। शुक्रिया नादिया। बात यह है कि इस मामले का एक कानूनी पहलू है और एक अदालती पहलू है। एक जाती पहलू भी है जो आपने बयान फरमाया, उस पर मैं बाद में आता हूं। जो कानूनी पहलू है वो मेरी मालूमात के मुताबिक जो इदारा है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो एक ऑर्डिनेंस के तहत कायम हुआ था, और उसमें चेयरमैन की नामजदगी के हवाले से एक कानूनी जो बात थी वो ये थी कि हुकूमत पाकिस्तान का कोई भी अफसर जो उन शराइत को पूरा करता हो वो इस ओहदे पर नामजद किया जा सकेगा। तो रियासत पाकिस्तान या सरकार पाकिस्तान का अफसर, उसके अंदर ये वजाहत नहीं थी कि वो रिटायर्ड होगा, उसके अंदर ये वजाहत नहीं थी कि वो सिविल होगा या फौजी होगा, लेकिन सर्विस ऑफ पाकिस्तान का एक बात थी। लेकिन जो उसके ज़िमनी जो कवानीन थे, रूल्स जिसको कहते हैं, उसके अंदर उस वक्त की हुकूमत ने ये लिख दिया था कि जो रिटायर्ड एक अफसर होगा वो लगेगा। उससे जो वजारत कानून है उनका ख्याल ये था, पिछली हुकूमत में जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी जी, उन्होंने ये अखज़ किया कि ये जो रूल्स हैं जिनको बुनियादी कानून के मातहत होने चाहिए वो बुनियादी कानून से मुतजाद हैं, उससे तजाद में है। कि ऊपर जो है जो बुनियादी कानून है उसमें लिखा है कि सरकार पाकिस्तान का कोई भी अफसर, जबकि उसके अंदर जो है वो रिटायर्ड अफसर लिखा हुआ है। तो ये एक तजाद है, इस तजाद को दूर करना चाहिए। तो वो उन्होंने तमाम जो कानूनी ज़रूरियात थी वो पूरी कर दी थी कि इस तजाद को दूर किया जाए, और वो जब हमारी काबीना के पास आया तो हमने उसको मंजूर कर लिया। अब जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान का कोई भी अफसर, तो सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अंदर सिविल भी है और मिलिट्री भी है, तो कानून के अंदर इसकी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन क्योंकि ये मामला अदालत में गया है और ये जुडिस है, तो इस पर मैं मजीद बात नहीं करूंगा। और जो आप आखिरी सवाल था कि 17 अगस्त से पहले मेरा क्या मौक़िफ़ था, वो मेरा जाती मौक़िफ़ था। अब मेरा जो मौक़िफ़ होगा वो मैं काबीना के अंदर रखूंगा, मैं बाहर आपको मीडिया के अंदर बात नहीं कर सकता। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से जब वापस आएंगे किस्म की एक और तनकीद आप पर की गई, और वो थी ह्यूमन राइट्स लॉयर ईमान मजारी के हवाले से, उस पर भी बात कर लेते हैं राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। इन फोकस है इंटरिम फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मुर्तजा सोलंकी साहब। सोलंकी साहब, जब हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, आपने कहा 17 अगस्त से पहले का जो व्यू था वो आपका जाती व्यू था। अब आ जाते हैं, मेरा ख्याल है कि शायद आप मेरे इस सवाल का भी वही जवाब दें, लेकिन ऑफ कोर्स ईमान मजारी एक ऐसी लॉयर जिनके हवाले से आप उनकी ह्यूमन राइट्स फाइट्स के हवाले से उनके हमेशा यू हैव बीन ऑल प्रेज। अब जो आपका बयान जो बीबीसी की रिपोर्ट में भी छपा, उसके बाद आप पर बड़ी शदीद तनकीद हुई, और हमारी फ्रेटर्निटी से लोग कहते हैं कि सोलंकी साहब भी अब इस सिस्टम का हिस्सा बनकर सिस्टम के प्रेशर में आ गए हैं। ज़रा प्लीज़ वजाहत दीजिएगा इस पर। मुझे बता दीजिए कि मैंने क्या गलत कहा है, तो फिर मैं वजाहत दूँ। नहीं, ईमान मजारी ने जो भी नारे लगाए उसमें आपने कहा कि ये रियासत के खिलाफ बात की गई है। ऐसा है कि जो मेरा कोर्ट है जिस पर काफ़ी लोग चिरागबां हैं, उनकी खिदमत में अर्ज ये है कि बीबीसी की एक सहाफ़ी से मेरी गुफ्तगू थी, उसका ये सिर्फ एक जुमला है। इस जुमले से पहले और बाद में भी मैंने बहुत कुछ कहा था। तो मेरी बीबीसी से इस पर गुफ्तगू चल रही है कि आपने मेरे एक जुमले को काट के उसके आगे और पीछे जो मैंने कुछ कहा था वो आपने बयान किया है, और मैंने इस पर एहतजाज किया है उनसे,
और मैंने उनसे कहा है कि मैंने जो कुछ कहा था उसको पूरी तरह से आप शाया करें। ऑलराइट। उनका मौक़िफ़ ये था कि आपका पूरा मौक़िफ़ नहीं आया, सिर्फ एक जुमला हमने इस्तेमाल किया, क्योंकि पहले हम एक न्यूज़ स्टोरी कर रहे थे, बाद में हमने फीचर में इसको तब्दील किया तो उसमें आपकी चीज़ें रह गई। तो इससे कबल कि मैं एक बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती इदारे पे तबर्रा करूँ, मैं मुनासिब समझता हूँ कि वो उसकी वज़ाहत खुद करें और उसके लिए एक महदूद वक़्त है। अच्छा। उनसे मेरी गुफ्तगू चल रही है, तो मैं इंतज़ार करूँगा कि वो उसकी वज़ाहत करें, तो उसके बाद हम इस पोज़ीशन में होंगे कि इस पर मज़ीद गुफ्तगू कर सकें। अच्छा सोलंकी साहब, काबीना के अंदर एक और चीज़ है, सिंध में आपको पता है, ज़ाहिर है सिंध में भी एक निगरान सेटअप है। यहाँ पर सिंध के बहुत सारे लोगों का स्टॉप लिस्ट के अंदर नाम डाला जा रहा है। उधर विफाकी काबीना ने जो ज़ेली कमेटी है काबीना की रिगार्डिंग द ECL, उसमें केसेस की छानबीन का फैसला किया है। इज देयर सम काइंड ऑफ अ लिंक? क्या कोई एहतसाब का एक नया अमल शुरू होने को है? क्योंकि ये भी बड़ी चहमगोइयाँ थी कि शायद निगरान सेटअप कुछ एहतसाब करेगी और उसके बाद इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो खबर आज मैंने देखी है, उन्होंने हल्का बंदियों का जो अमल है उसको तेज करते हुए इसको नवंबर के आखिर में मुकम्मल करने का फैसला किया है। बिल्कुल। और कई बार, और वजीर आज़म साहब कई बार ये कह चुके हैं कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, जो तारीख को देंगे हम उस पर मुकम्मल करेंगे। सिंध हुकूमत क्या कर रही है उसके बारे में आप सिंध हुकूमत से पूछें। जो ECL के हवाले से और एहतसाब के हवाले से आपने बात की, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेरे इल्म में अभी तक ये बात नहीं आई। जब वो बात आएगी या काबीना के अंदर आएगी, जब उस पर कोई फैसला होगा, तो फिर मजीद आपके मैं सवाल का जवाब दे सकूँगा। बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Murtaza Solanki साहब, for being with us, Interim Minister for Information and Broadcasting. Murtaza Solanki हमारे साथ थे इन फोकस। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम गुफ्तगू करेंगे मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब से, जो एक साबिक सेनेटर भी हैं, सीनियर सियासतदान हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर हों, मिफ्ता इस्माइल साहब हों, इवन खाकान अब्बासी साहब भी बहुत सी ऐसी बातें करते नज़र आ रहे हैं जो ज़ाहिर है अपनी अपनी पार्टियों के बरखिलाफ़ ही हुई हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा इस किस्म की बात को तरजीह दी है। वो कहते हैं कि एक वक्त आ गया है कि अब इस किस्म से मुल्क नहीं चलाया जा सकता, यानी आपको और तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा, क्योंकि जो कुछ इस वक्त नज़र आ रहा है, और जैसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने अभी कहा भी, इंटरिम मिनिस्टर ने, कि जो इस्लामाबाद पुलिस ने अगर गिरफ्तारी अमल में लाई है उनको नहीं पता, निगरान सेटअप जो है वो इस किस्म के काम नहीं करता, वो मुख्तसर वक्त के लिए आया है, और जो भी वो काम कर रहे हैं या जो भी अब तक हुआ है वो आइन और कानून के तहत हुआ है। अदालतें आज़ाद हैं, अगर कुछ गलत हुई है तो अदालतों में जाया जाएगा। लेकिन उधर आज जो कुछ हुआ है उस पर कई सवाल उठ रहे हैं, और सवाल ये भी है कि आया अदालती फैसले को जिस तरह से नफ़ी की गई है, यकीनन इस्लामाबाद पुलिस के पास कोई ठोस रीज़न होनी चाहिए, क्योंकि आपने अदालत के एक रिटन ऑर्डर को, जिसमें बड़े वाज़े तौर पर बड़े सख्त ऑर्डर को जो है वो इस तरह से लिखा गया कि जिसमें ये कहा गया कि चौधरी परवेज़ इलाही को घर तक भी पहुंचाया जाए, उनको किसी किस्म के कोई जो है वो गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकती। और आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो नुक्स अमन का जो जिसके तहत यानी MPO 3 MPO के तहत जो गिरफ्तार किया जाता है, उसमें बाकायदा मुख्तलिफ जो हाई कोर्ट्स हैं वो इसके हवाले से फ़ैसला भी दे चुकी हैं कि इस किस्म की गिरफ्तारियाँ अमल में नहीं लाई जा सकती। अब देखना यह है कि उनकी जो वकला हैं वो गए भी थे आज लाहौर हाई कोर्ट के पार, ताकि जो है वो दरख्वास्त दायर कर सकें इस गिरफ्तारी के ख़िलाफ़, लेकिन वो पता चला कि आज नहीं हो सकी, वो अदालत का वक्त ख़त्म हो चुका था। अब देखते हैं कि उनकी जो कानूनी टीम है वो क्या करती है। बहरहाल निगरान सेटअप इस हवाले से ज़रूर सवालात उठेंगे, इसलिए उठेंगे क्योंकि ये इस्लामाबाद पुलिस ने किया है। देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो दायरा इख्तियार हल्का बंदियों के हवाले से अब कम किया गया है, यानी पहले 14 दिसंबर तक नई हल्का बंदियों को मुकम्मल करके शाया करना था, अब उसको उन्होंने कम करके 30 नवंबर कर दिया है। लेकिन फिर भी वो 90 दिन का जो आइन के हवाले से जो लीगल फ्रेटर्निटी हमारी एक तरह से डिवाइडेड नज़र आती है। बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, हमारे इस प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि जो 90 दिन का आइन की शिक है वो सैक्रोसैंक्ट होगी, यानी इसी के विद इन आपने डीलिमिटेशन भी करनी थी और आपने साफ शफाफ इंतखाबात भी कराने थे। देखते हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब जो हमारे साथ अब से कुछ देर में ज्वाइन करने को हैं आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक, वो इन तमाम बातों पर क्या कहते हैं
क्या वाकई इलेक्शंस होंगे या फिर निगरां सेटअप थोड़ा तवील होता नजर आ रहा है? क्योंकि हमने ये भी सुना है, जिस पे अभी सोलंकी साहब ने कहा कि वो वाज़े तौर पर तो नहीं बता सकते, लेकिन अलबत्ता आइन और कानून के तहत जो सख्त फैसले लेने हैं वो लिए जाएंगे और उस पर वो खड़े भी रहेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड स्पीक टू मुस्तफ़ा नवाज खोकर राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। इस वक्त जो अवाम सुनना चाहते हैं या जिस तरह से वो परेशान हैं, महंगाई तले पिस गए हैं, फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, अभी बिजली के बिल की एहतजाज ख़त्म नहीं हुए थे तो रात गए हमने ये देखा कि जिस तरह से ये महंगाई का एक और, जिसे कहते हैं, कहना गलत ना होगा कि एक तरह से बम गिराया गया है। बहरहाल इसकी अपनी वजूहात हैं, एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, पाकिस्तान की मईशत का इकनॉमिक मेल्टडाउन है, लेकिन ऐसे में उन लोगों की आवाज़ लोगों को बड़ी भाती है जो सच बात करते हैं, जो हक की बात करते हैं, और बहुत कम ऐसे सियासतदान हैं जो अपनी पार्टी लाइन को छोड़कर ऐसी बात करते हमें नजर आए। उन्हीं में से एक साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, जो कि आज पॉलिटिकली आजकल काफ़ी कमेंट भी करते हैं, न सिर्फ अपने सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर बल्कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमने देखा कि वो तजावीज़ भी दे रहे हैं कि इन तमाम मसाइल से निकलने का हल क्या है। सो लेट्स वेलकम हिम ऑन इन फोकस। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कुछ रोज कबल ही आपने अपनी ट्वीट के जरिए ये कहा था कि अभी तो बिजली है, आगे गैस होगी, पेट्रोल होगी, और जो कुछ इस वक्त लोगों के साथ हो रहा है ये वो बहरान है जिसे सियासतदानों ने, अशराफिया ने, ब्यूरोक्रेसी ने, जर्नैलों ने मिलकर बुना है। अब जो कुछ रात गए हुआ, एक तो गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की, उसके हवाले से भी बाज़ लोगों का ये कहना है कि अभी तक वो हिस्स नहीं जागी है कि एक्चुअली अवाम पर जो बोझ डल रहा है वो उनकी सकत से बाहर है। अब भी आप समझते हैं कि इलेक्शन ही इसका वाहिद हल है कि इन तमाम चीज़ों को हल निकाला जा सके थ्रू ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस? जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे तो देने का। देखिए, बड़ी तेजी से हमारा मुल्क, हमारा माशरा क्योस की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है, और हमारे मुल्क में इस वक्त सियासत भी फेल हो चुकी है और हमारी मईशत भी फेल हो चुकी है। हमें $3 अरब मिले हैं IMF से, जो सिर्फ मार्च तक के लिए काफी हैं और सिर्फ इसलिए दिए गए हैं कि आप इस दौरान अपनी सियासत को सीधा कर लें, और ये पैसे हम आपको दे रहे हैं ताकि आप डिफॉल्ट ना करें। डिफॉल्ट हमारे कानों के करीब से गुजरी है, और डिफॉल्ट का जो सिनेरियो है वो बहुत होरिफिक है। आज आप देखिए कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो किस कदर मुश्किल जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। सर, लोग तो डिफॉल्ट हो गए ना मुस्तफा नवाज खोकर साहब, मुल्क नहीं हुआ लेकिन लोग हो गए हैं। जी, और देखिए ना, अब बिजली के बिल हो, गैस के बिल हो, कल हम किसी और चीज को रो रहे होंगे, आज पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। हम एक ऐसे विशियस साइकिल में फंस गए हैं कि इस विशियस साइकिल को किस तरीके से हम तोड़ सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर अगर संजीदगी से अगर गौर करें तो सिर्फ और सिर्फ एक हल है कि हमें कम अज कम 5 साल की एक स्टेबल हुकूमत चाहिए जो अपना रिफॉर्म एजेंडा लेकर आए, चाहे उसका रिफॉर्म एजेंडा सही हो या गलत हो, हमें पसंद हो या ना पसंद हो। अवाम जिसको मुंतखब करें, हमें इस वक्त अशद जरूरत है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को खत्म करें। जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म नहीं होगी, हम अपने माशरे के अंदर माशी इस्तेकाम भी नहीं लेके आ सकते और सियासी इस्तेकाम भी नहीं लेके आ सकते। ओके, अब जब आप खत्म है इलेक्शन। अच्छा, अब जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का आपने जिक्र किया इससे, और वाहिद हल आपने बताया इलेक्शन है, इसमें कई पहलू निकलते हैं, उसी पर मैं बात करना चाहूंगी आपसे। इलेक्शन आप जब कहते हैं हल है, खोकर साहब आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, यू हैव बीन पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। जो भी हुकूमतें बनती हैं वो कॉम्प्रोमाइज बनती हैं, वो बड़े घर के आशीर्वाद से बनती हैं। उसके बाद ना तो उनके पास इतना रूम होता है कि वो किसी किस्म के सख्त फैसले ले सके बगैर इजाजत, और दूसरी जाने वो खुद भी अपने अंदर बैठी अशराफिया को, वो खुद भी अशराफिया में से ही ताल्लुक रखते हैं, अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी बचा रहे होते हैं। तो एज सच क्या ये उम्मीद अब भी आपके अंदर बाकी है कि रिफॉर्म एजेंडा लेकर कोई सियासी जमात वाकई आएगी और उसे आने भी दिया जाएगा? इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम अगर अपनी स्टेटेड पोजीशन से नहीं हटेंगे, हमने जितने एक्सपेरिमेंट्स इस मुल्क में करने थे वो कर लिए। हमने इस मुल्क के अंदर डायरेक्ट डिक्टेटरशिप्स भी देख ली, वो भी हमारे मसाइल हल नहीं कर सकी। हमने इस मुल्क के अंदर हाइब्रिड निजाम भी देख लिया, हमने इस मुल्क के अंदर हाइब्रिड प्लस निजाम भी देख लिया। तो हम और मजीद कौन सा एक्सपेरिमेंट हम करना चाहते हैं? एक्सपेरिमेंट्स बचे नहीं है, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हमने नहीं किया, और वो ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के जरिए अवाम को ये मौका दें कि वो जिसको मुंतखब करें उसको, उसके हाथ ना सिर्फ हम हुकूमत दें बल्कि उसको हुकूमत करने भी दें।
जहां तक सियासी जमातों का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि सियासी जमातों को खुद रिफॉर्म की जरूरत है। वहां पर बादशाहतें कायम है, वहां पर जमहूरी अंदाज में फैसले नहीं होते हैं। अब आप बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आप देख लें कि जो जमहूरियत की पहली सीढ़ी है, सियासी जमातें उस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को कभी नहीं होने देती। इलेक्शंस ही नहीं होते, और अगर वो इलेक्शंस कराते भी हैं तो उनको इख्तियार ही नहीं देते कि अवाम की जो इक़्तिदार के अंदर पार्टिसिपेशन है और उनके मसाइल का दहलीज के ऊपर हल होना है, वो भी नहीं होने देते। तो सियासी जमातों को भी अपने आप को रिफॉर्म करना पड़ेगा, और बजाय इसके कि सियासी जमातें हर वक्त इस तलाश में रहें कि हम इस्टेब्लिशमेंट को खुश कर लें और उसके नतीजे में हमें 50 से 60 या 70 इलेक्टेबल मिल जाएगा और उस इलेक्टेबल के नतीजे में हम हुकूमत बना लेंगे, तो उनके लिए फिर अवाम के इश्यूज मैटर नहीं करेंगे। उनके लिए मैटर ये करेगा कि उन्होंने 50 से 60 इलेक्टेबल्स को खुश रखें और इस्टेब्लिशमेंट को खुश रखें कि जिन्होंने उनको ये इलेक्टेबल्स तोहफे में दी है। तो ये सियासत कामयाब सियासत नहीं है, इस सियासत ने हमें डिलीवर नहीं किया। तो अब हमें सियासत को भी आजाद करना है, लोगों को भी मौका देना है, और हमारे साथ नेबरहुड में इंडिया बैठा है, हमारे साथ नेबरहुड में बांग्लादेश बैठा है। एक हम हमारे साथ आजाद हुआ, दूसरा हमसे जिसने आजादी ली वो आज हमसे बेहतर पोजीशन में। हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हर सूरत लेकर आनी है। हमारी ये ख्वाहिश होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि हमारा मवाजना रीजन में इंडिया के साथ हो, बांग्लादेश के साथ हो, ना कि अफगानिस्तान के साथ। आज आपके तमाम इंडिकेटर्स जो हैं, आप किसी एक चीज में इस मुल्क के लोगों के लिए बेहतरी नहीं लेकर आ सके। 25 लाख नौजवान आपके साथ हर साल जॉब मार्केट में ऐड हो रहा है, आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, आपके पास रोजगार नहीं है, लोग आपके मुल्क से निकल रहे हैं। इस वक्त गार्डियन और बीबीसी के मुताबिक 20 से 25 हजार पाकिस्तानी नौजवान लिबिया में बैठा है ताकि वो यूरोप जा सके, इसलिए कि उसको वो जिंदगी यहाँ पर नहीं मिल रही जो यहाँ पर मिलनी चाहिए। मुल्क से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट निकल रही है, कोई आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आपस में लड़ रही है, पार्लियामेंट की सैंक्टिटी नहीं रह गई, कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल नहीं हो रहा, अदालतों के फैसलों पे अमल नहीं हो रहा। तो व्हाट ये कि ऐसा कोई अच्छा स्टेट तो नहीं है कि जिसमें आप कह सकें कि इसमें आप कोई मीनिंगफुल प्रोग्रेस कर सकेंगे। अच्छा, तो देखिए, आपने जब कहा ना फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, उसके लिए जाहिर है कि तमाम जमातों को वो फील्ड मिलनी चाहिए, द लेवल प्लेइंग फील्ड। एक तो अब वो इस्तिलाह इतनी अजीब सी हो गई है जब से PMLN ने इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन अब जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो जमात इसकी मुतकाजी है वो नजर आ रहा है साफ, वो तहरीक इंसाफ है। यानी पता नहीं कि उनको पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, उनके चेयरमैन की क्या अब फ्यूचर रहेगा। इसके हवाले से आप ये समझते हैं कि जब तक तहरीक इंसाफ पार्टिसिपेट नहीं करती, जब तक वो सियासी इस्तेहकाम जिसका कि आप जिक्र कर रहे हैं वो भी नहीं आएगा मुल्क में? बिल्कुल, देखिए, ये सारा कुछ इस वजह से हुआ कि हमारे यहाँ एक एस्टैब्लिशमेंट का ओवरसाइज रोल है, और सारे मेरे दानिश में सारी जो पॉलिटिकल क्योस आज जिसको हम विटनेस कर रहे हैं, इसकी बुनियाद उस वक्त शुरू हुई जब डॉन लीक्स सामने लेकर आया गया। और उस वक्त भी एक सिविलियन हुकूमत ये कहती रह गई कि जनाब हमें ये कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, और अगर हमने ना किया तो पाकिस्तान के लिए बतौर रियासत चीजें मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा, हम FATF में भी गए और फिर हमें अपनी बहुत सी ऐसी लेजिस्लेशन करनी पड़ी कि जो शायद कोई सॉवरन मुल्क दुनिया में किसी और से तकाजा नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तान को वो करनी पड़ी। वहां से इस क्राइसिस की इब्तिदा हुई। नवाज शरीफ साहब को डिसलॉज करना गलत था, सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त फैसला गलत था, फिर उसके बाद 2018 के इलेक्शंस जिस तरीके से रिग किए गए, RTS का फेलियर हुआ, वो गलत था। इमरान खान साहब बहरहाल हुकूमत में आए, फिर जिस तरीके से इमरान खान साहब को रुखसत किया गया वो भी गलत था। तो हम पिछले 10 साल से एक पॉलिटिकल क्राइसिस में जा रहे हैं, और 16 महीने की जो ये PDM की हुकूमत गुजरी है, इस PDM की हुकूमत के अंदर आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी रिफॉर्म थी जो ये इन्होंने की। बल्कि आप पिछले अगर 3 साल ले लें तो कौन सी ऐसी जमात है जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत में नहीं रही? PTI हुकूमत में रही, मुस्लिम लीग नून हुकूमत में रही, पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही, JUI हुकूमत में रही, MQM हुकूमत में रही, ANP हुकूमत में रही, मेंगल साहब हुकूमत में रहे। नॉट इवन अ सिंगल पार्टी कि जो पिछले 3 सालों में हुकूमत में ना रही हो, लेकिन लोगों के मसाइल तो उसी जगह पर है। तो फिर तो ये पता चल रहा है कि ये सियासी जमातें इंटरेस्टेड नहीं है इन मसाइल को हल करने के लिए। यही तो मेरा सवाल है कि इलेक्शन हो भी जाएंगे, ये सब बिल्कुल आपने बजा फरमाया। पिछली हुकूमत PDM की 16 माह की देख लें, तमाम तर जमातें मौजूद थी, सिवाय एक तहरीक इंसाफ ही नहीं थी ना बस। तो तहरीक इंसाफ प्लस ऑल ऑफ दीज कंबाइंड टुगेदर, मैं तो बहुत ही मतलब इट्स सो बैड टू से इट, लेकिन एक नाउमीदी सी है कि इनमें से अब भी कोई आ भी जाए फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के बाद, तब भी शायद वो रिफॉर्म्स ना आए। लेकिन हमें फिर मौका तो देना है ना, हमें ये मौका अवाम को ही देना है ना।
दुनिया के अंदर ये आजमूदा एक चीज है कि आप डेमोक्रेसी को तो चलने देंगे, अवाम को जब आप इंतखाब करने देंगे। अब इस वक्त हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो लीडर भी अवाम के पास जाता है वो शहीद बनकर जाता है। वो कहते हैं मेरे साथ ज्यादती हुई, उसको उसकी प्रोग्रेस के ऊपर, उसका जो हुकूमत के अंदर जो वक्त गुजारा होता है या रिफॉर्म्स, इस चीज के ऊपर सवाल नहीं होता। वो सब हमने स्टेशन को बनाई इस तरह दिया है कि मियां साहब अगर जाएंगे तो वो कहेंगे कि वोट को इज्जत दो, अगर इमरान खान साहब अवाम के पास जाएंगे तो कहेंगे देखो मेरे साथ क्या किया। तो ये हमें जो मेरे साथ जो सियासतदान लेकर अवाम में जाते हैं इसको खत्म करना होगा। अगर हम उन्हें सिर्फ एक हुकूमत करने दें, वो नाकामयाब हो सके तो अवाम को एहतसाब करने दें, इससे चीजें तब्दील होंगी। हम जब इलेक्शनों के अंदर लोगों के पास वोट मांगने जाते हैं तो हमसे लोग ये तकाजा भी करते हैं कि जनाब आपने क्या काम क्या किया हल्के के लिए। तो ये बड़े सियासतदानों के साथ भी जब तक ऐसा अमल नहीं होगा तो हमारी सियासत की जो कॉन्वर्सेशन है वो चेंज नहीं होगी। खोखर साहब, यहाँ पर एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। इन फोकस हैं साबिक सेनेटर, सीनियर सियासतदान मुस्तफा नवाज खोखर साहब। खोखर साहब, ये फरमाइएगा, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? सब कहते हैं देखिए तमाम तर सियासतदान इस झगड़े के थ्रू गुजरे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ। नवाज शरीफ साहब का हुआ, जरदारी साहब ने ऐसे बयान दिए जिसके बाद फिर वो भी खामोश हुए और सबने वो खमियाजा भुगता। क्या 9 मई इतना बड़ा आप कहेंगे वाकया है कि जिसके बाद इन तमाम लोगों से जब आप कंपेयर करते हैं कि इसकी माफी जरा मुश्किल ही नजर आती है, एंड ही इज देयर टू स्टे बिहाइंड द बार्स नाउ एंड नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस? देखिए, जहां तक 9 मई का ताल्लुक है तो 9 मई का जो इंसिडेंट है उसके अंदर जो आसन हुआ, जो वायलेंस हुई, जो लूट एंड प्लंडर हुआ, वो किसी भी तौर पर कोई पॉलिटिकल पार्टी जस्टिफाई नहीं कर सकती। और जो भी पॉलिटिकल मूवमेंट हो वो पॉलिटिकल मूवमेंट पीसफुल होनी चाहिए। आप एहतजाज जरूर करें लेकिन एहतजाज पीसफुल एहतजाज। और हमारे खित्ते के अंदर इस तरह की एग्जांपल्स मौजूद हैं कि मुस्लिम लीग ने अगर पाकिस्तान हासिल किया तो वो किसी मिलिटेंट मूवमेंट के जरिए नहीं हासिल किया। अगर कांग्रेस की एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी तो उसके अंदर वायलेंस शामिल नहीं थी। गांधी साहब का रोल आपके सामने है। तो वायलेंस जो है वो सियासतदानों को उस मॉरल हाई ग्राउंड से डिप्राइव कर देती है। और 9 मई को जो हुआ उससे पीटीआई का जो बयानिया है उसको बड़ा शदीद नुकसान पहुंचा। और मेरा ये ख्याल है कि 9 मई के जो लोग हैं जो उस इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व थे वो जरूर प्रोसिक्यूट होने चाहिए। लेकिन अगर उसका ये साबित नहीं होता कि उसके अंदर पीटीआई बहैसियत जमात शामिल नहीं थी तो टेक्निकल नॉकआउट जो करना है, अब मियां नवाज शरीफ साहब को आपने इलेक्शंस की रेस से टेक्निकल नॉकआउट किया है। आप अगर तो लोगों की मंशा के खिलाफ आप किसी को टेक्निकल नॉकआउट ना करें। 9 मई के जो इंसिडेंट्स के जो जिम्मेदार हैं उनको प्रोसिक्यूट जरूर करें, लेकिन उसी की आड़ में लोगों के राइट्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। जो हमने देखा कि उसके बाद एक स्टेट का एक बहुत जो रिस्पॉन्स आया उसके अंदर बहुत सी क्वेश्चनेबल चीजें हुई हैं और वो भी ठीक नहीं है। तो अगर हम फिर होता ऐसा है कि जब आप जरा ओवरबोर्ड चले जाते हैं तो लोगों की जो एक सोच है वो तब्दील होती है और फिर हमदर्दी की तरफ चली जाती है। तो इस चीज की इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कम से कम इस इलेक्शन का हिस्सा तो नहीं होंगे। अब हमारे यहाँ अगर काश के अदालतें आजाद होती, हम सब पुरएतमाद तरीके से कह सकते हैं कि जी अदालत का जो फैसला आएगा वो फैसला इंसाफ के तकाजों पर मबनी होगा। हमने देखा कि किस तरीके से माजी के अंदर भी अदालतें इंसाफ नहीं कर पाई और अदालतें हमारे यहाँ एक टार्निश्ड रेपुटेशन है उनकी। तो हम किस बुनियाद पे कोई बात माने, किस बुनियाद पे फैसला करें? अभी तो अनफॉर्चुनेटली जहां पर हालात पहुंच गए हैं, मुझे तो एनार्की नजर आ रही है, मुझे मजीद केओस नजर आ रहा है और मुझे तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके अंदर ये सोच नजर नहीं आ रही कि हमने थोड़ा सा कदम पीछे लेना है, हमने अपनी ईगोज को साइड पे रखना है और हमने इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों की खातिर हमने वो फैसले करने हैं कि जिनसे ये क्राइसिस खत्म हो, उनकी जिंदगियों के अंदर जो मुश्किलात खड़ी हो गई हैं हमारी अशराफिया की लड़ाई की वजह से, वो खत्म हो, उस तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हाउ डू यू सी द केयरटेकर सेटअप? इस निगरान सेटअप के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि वो भी सिर्फ एक तरह से डिक्टेशन पर चल रहा है, उनकी अपना मतलब कोई तर्ज नहीं है, जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो जहां से उनको मिलता है बस मनोअन उसी तरह से वो बयान कर देते हैं। देखिए, केयरटेकर सेटअप का जहां तक ताल्लुक है उनसे तो ज्यादा होप्स हैं भी नहीं और कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली होनी भी नहीं चाहिए। मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब 2018 में
वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। बहुत ऑनरेबल आदमी है, साबका चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, और बहुत अच्छी रेपुटेशन के हामिल शख्स थे। लेकिन क्या वो 2018 के इलेक्शंस के अंदर जो आरटीएस का फेलियर हुआ, जो उससे पहले जो कुछ होता रहा, क्या वो उसको रोकने में कोई किरदार अदा कर सके? इलेक्शंस कराना बुनियादी तौर पे ईसीपी का काम है, और ईसीपी पिछले कुछ अरसे से जिस तरीके से वो फैसले कर रहा है, उसमें नजर ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी बहुत सी क्वेश्चनेबल चीजें हैं। जिस तरह 90 डेज के अंदर इलेक्शन ना कराना, पंजाब में हमने वायलेट किया, खैबर पख्तूनख्वा में हमने वायलेट किया, और अब हम नेशनल इलेक्शंस को, आपको 90s की एरा याद होगी कि जिसके अंदर सख्त पॉलिटिकल टर्मोइल था, हर 2 साल बाद 2.5 साल बाद हुकूमतें तब्दील हो जाती थी, लेकिन उसमें भी हमने 90 डेज का जो रूल था उसको हमने वायलेट नहीं किया। अब हम उसको भी वायलेट करने चल पड़े, और ईसीपी जस्ट सीम्स फाइन विद एवरीथिंग। तो ये एक सवाल जरूर खड़ा करता है, और हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं, उनकी तवज्जो दिला सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए इन क्राइसिस से बाहर निकलने का वाहिद रास्ता फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हैं, और उसमें ईसीपी मुझे तो उस तरीके से कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ओ, तो खोकर साहब ये बताएगा, ये भी इबहाम भी बड़े हैं, बड़ी इसके ऊपर रूमर मॉन्गरिंग है कि इलेक्शंस होंगे भी या नहीं, जबकि आज ईसीपी ने ये कहा है कि वो डीलिमिटेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा श्रिंक कर रहे हैं, 2 हफ्ते शायद पीछे कर रहे हैं, लेकिन आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? क्योंकि एक तरफ एक और चीज़ भी चल पड़ी है यहाँ पर साउथ में, और वो ये है कि आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट पर डाले जा रहे हैं, और कहा जा रहा है पहले एहतसाब एंड देन इलेक्शन, और ये नारे हमने पहले भी सुने हैं। जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ईसीपी अनाउंस कर दे कि फरवरी नेक्स्ट ईयर उसमें वो डीलिमिटेशंस मुकम्मल कर लेंगे, या जनवरी या फरवरी की वो इलेक्शंस की कोई तारीख दे देंगे। लेकिन मुझे ये मुश्किल लग रहा है कि ये सवाल मेरे जहन में खड़ा होता है कि हम जनवरी या फरवरी तक हम पहुंचेंगे कैसे? जो वहां तक पहुंचना मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ही फ्रेजाइल है। जो मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग खुद से बाहर निकल रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको एज सच लीड नहीं कर रही, और ये लोगों के अंदर का रिएक्शन है। फिर इसी तरह जो कल पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा हुआ, तो ये जो हम ये मुहावरतन इस्तेमाल करते हैं, ये बातें कि कमर तोड़ पिस गए, इससे बहुत ज्यादा काम हो गया है। तो वहां तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जहां तक ये केसेस का ताल्लुक है, स्टॉप लिस्ट का ताल्लुक है, पहले एहतसाब फिर इंतखाब, तो ये नारे लगे हैं पहले भी, और इन नारों के अच्छे नतीजे नहीं निकले। फिर जो एहतसाब करने के लिए आए वो लंबा अरसा ही बैठ गए, और इंतखाब हो ही नहीं सके। तो सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला चंद दिनों पहले, गालिबन वो नासिर साहब के केस के अंदर एक बड़ा अच्छा फैसला दिया सिंध हाई कोर्ट ने, और उन्होंने कहा कि आप किसी को ये अपॉर्चुनिटी दिए बगैर कि उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि वो जाए एयरपोर्ट पे और उसको एक सरप्राइज मिले। लेकिन यहाँ पर अदालती फैसलों की किसको परवाह? लेट्स सी क्या होता है। और पता तो चला है कि लोगों के नाम बड़ी तादाद में स्टॉप लिस्ट में डाले गए हैं खुसूसन सिंध में, और कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अब देखते हैं क्या हकीकत है, लोगों को रोका जाता है नहीं रोका जाता। यकीनन कुछ ना कुछ तो हकीकत होगी, इसलिए क्योंकि काबीना की जो ज़ेली कमेटी है उसके सरबराह की तब्दीली भी की गई है, और उसे वजारत दाखिला अब हेड करेगी, पहले वजारत कानून किया करती थी। बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब। एक ऐसी आवाज़ जो कि इनकी आवाज़ हो, या फिर आप देखें मिफ्ता इस्माइल साहब हों, और इस तरह के और बहुत सारे पॉलिटिशियंस हमें नजर आते हैं जो कहते हैं कि अब बस हुई, अब हम सबको मिलकर सोचना है कि इस मुल्क को कैसे आगे लेकर जाना है, कि हमारा कंपैरिजन रीजन के मुमालिक, हमारे पड़ोसी मुमालिक से हो, ताकि हम भी उनकी तरह प्रोग्रेस कर सकें और आगे जा सकें। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।